बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रवां हफ्ते सोमवार को यानी 26 अप्रैल 2021 को जस्टिस काजी फाइज ईसा और सहेलिया सेरीना ईसा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर थे, उसके जो रिव्यू पिटिशंस उसके खिलाफ दायर किए गए थे, उसके हवाले से फैसला दे दिया है। और ये फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सेरीना ईसा के हक में आया है। और इस फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सेरीना ईसा को मनी ट्रेल देने से और इस जो उसका जवाब देने से कि किस तरह वो प्रॉपर्टीज बनाई गई थी, उसका जवाब देने से आज़ाद कर दिया है। गोया कि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और सेरीना ईसा दोनों इस केस से आज़ाद हो चुके हैं और अब उनको कोई जवाब इस हवाले से देने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ और ये जो गैर कानूनी जो जायदादें बनाई गई थी, ये किस तरह बनाई गई, इस पर आप जवाब दें। तो ये जो फैसला है, यकीनी तौर पर इससे एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की और एक पूरी कौम की जो है वो दिल आज़ारी हुई है। इससे जो एक आम बंदा, एक आम आदमी जो एक अदलिया से उम्मीद लगाए रखता है, जिसके दिल में फिर भी थोड़ी सी उम्मीद होती है, एक उम्मीद की आस होती है कि अब भी निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान में कायम है, निज़ाम इंसाफ जिंदा है, निज़ाम इंसाफ का बोलबाला है और अब भी निज़ाम इंसाफ मुहैया हो सकता है, तो उसकी बुरे तरीके से, शदीद बुरी तरीके से उसकी हौसला शिकनी हुई है। और इस बात से ये रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुका है ये फैसले से कि अब पाकिस्तान में एक जज से, जज की अहलिया से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने किस तरह से पैसों को जमा किया, पैसा बनाया, गैर कानूनी जायदादें आपने बाहर मुल्क में बनाई और इस तरीके से फिर आपने जो है उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। तो इस अब यानी कि गोया कि एक जज की जीत हुई है और पूरे निज़ाम अदलिया की और पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ है उसकी हार हुई है इस फैसले से। तो एक आम आदमी को भी बुरी तरह से जो है वो इफेक्ट किया है। एक आम आदमी की जो उम्मीद थी निज़ाम अदलिया, निज़ाम इंसाफ से, पाकिस्तान की अदलिया से, अदालतों से, उसको बुरी तरह मजरूह किया है। अब इस पूरे जो ये केस है, इसके बैकग्राउंड आप समाअत फरमा लीजिए। आपके सामने इस केस का बैकग्राउंड रखते हैं कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ 2019 में ये एक पेशनगोई हुई थी और ये जो बताया गया था कि इनके खिलाफ 3 जायदादें इन्होंने बनाई हैं गैर कानूनी रकूम हासिल करके, उसे कमा के, उसे जो है जमा करके, फिर उससे जो है वहाँ 2011 से 2015 के इस पीरियड के बीच में इन्होंने ये 3 गैर कानूनी जायदादें लंदन में बनाई हैं और वो फिर जो है अपनी अहलिया सेरीना ईसा के नाम कर दी हैं। और ये गैर कानूनी जो है जायदादें हैं और इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जो डिक्लेयर एसेट्स होते हैं, हर कोई जो एक अहम रुतबे पर फाइज जो पाकिस्तान में एक पाकिस्तान का जो है वो सर्वेंट होता है, उसे अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं, तो उन्होंने अपने इस डिक्लेयर एसेट्स में इस एसेट्स की तफसील नहीं दी। तो जब ये एक पेशनगोई की गई, इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जून में अदालत जो सदारती रेफरेंस है, एक सदारत की तरह जो सदर हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से जून 2019 में एक एसेट्स रिकवरी यूनिट को कहा गया कि आप इस मुतालिक जो है जामिया तहकीकात करें, आप मालूम करें कि ये वाकई इसमें कितनी जो है वो हकीकत है और क्या ये जो पेशनगोई की गई है, जो बताया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, इसमें कितनी हकीकत जो है वो छुपी हुई है। तो एसेट्स रिकवरी यूनिट ने इसके मुतालिक मुकम्मल एक जामिया तहकीकात की, पूरी तहकीकात हुई और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर हुकूमत को जवाब दे दिया गया कि ये तकुल जो हैं वो हकीकत पर ही मबनी हैं। तो इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जो जून 2019 में सदर की तरफ से जो सदर मुमलिकत पाकिस्तान है, उनकी जानिब से ये एक सुप्रीम जुडिशल कौंसल, यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही पाकिस्तान की वो एक वाहिद फोरम है कि जो जजेस का एहतसाब करते हैं, जजेस के खिलाफ जो केसेस होते हैं उनको सुनते हैं और फिर वही उनके खिलाफ जो है फैसला देते हैं, उनकी यानी कि उसके पूरे उसकी समाअत करके, उस सुनवाई करके उसके बाद उस पर फैसला दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसा फोरम है। तो इस पर सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने ये केस फिर सदर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वहाँ फॉरवर्ड किया। जब वहाँ आगे गया तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इस सारी जो वो केस है इसके मुतालिक जो है तहकीकात की, इसकी स्क्रूटनी की, इसको पढ़ा। उसके बाद फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसके मुतालिक एक मामूली सा नोटिस भेजा गया जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उनकी जानिब से कि आप इस मुतालिक क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले एक जवाब दिया, वो जवाब फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कानून के मुताबिक उस जवाब को पढ़ा, उसको चेक किया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस मुतालिक जवाब मांगे गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसके मुताबिक एक भरपूर जवाब दिया। उसके बाद एक बार फिर जो है वो
वो एक स्ट्रिक्ट जो है नोटिस जो है भेजा गया, शोकाज नोटिस भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ कि आप बताएं, आप ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपने खुद एडमिट कर लिया है फर्स्ट अपने नोटिस में, इस बात का इकरार कर लिया है कि वाकई ये जो है मैंने ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं और ये मेरी जो अहलियां हैं सेरीना ईसा उनके नाम पर हैं और मैंने इनको अपने डिक्लेयर एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया, मैंने इनको जो है मेंशन नहीं किया, तो इस पर आप बताएं कि ये किस तरह बनी और मनी ट्रेल का सबूत दिया जाए, इसके तमाम तर शवाहिद जो हैं वो सामने रखे जाएं। तो इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है जवाब देने के बजाय इस शोकाज नोटिस का उन्होंने एक मुकम्मल अलहदा रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया कि मेरे साथ जो सलूक हो रहा है वो जो है वो एक ज़ादी इनात पर मबनी है और जो पीटीआई की हुकूमत है, जो मैंने फैज़ाबाद में एक फैसला दिया था, चूंकि वो तब जो पीटीआई उस वक्त के जो वहाँ के अनासर थे उनके साथ जो है वो शामिल थी, तो इस वजह से पीटीआई की मेरे साथ एक जो है खास दुश्मनी और इस वजह से पीटीआई मुझे हटाना चाहती है इस तरह के ये ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके। तो एक मुकम्मल अलहदा रेफरेंस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस दायर कर दिया गया, उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको तलब किया, उनसे इस मुतालिक पूछा गया, तो उस पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से ना ही उनकी तरफ से ना ही उनकी जो अहलियां हैं सेरीना ईसा की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। फिर इसके बाद 19 जून 2020 को बाज़ाब्ता तौर पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने इस केस को वहां कलअदम करार दिया, इसको खत्म कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और जस्टिस काजी फाइज ईसा और सेरीना ईसा को जो है वो बेगुनाह करार दिया गया। उसके बाद इसी के साथ इन्होंने ये पूरा केस जो है एफबीआर और एफबीआर की जो मुकम्मल एक यानी कि रिकवरी यूनिट है वहां फॉरवर्ड किया, उन्हें आगे जो है भेज दिया गया कि 100 दिन के अंदर आप मुकम्मल इस हवाले से अपनी जामिया तहकीकात करें, आप जो है एक मुकम्मल जो है वो इस खोज लगाएं कि किस तरह वाकई ये जो तमाम इल्जामात हैं इनमें हकीकत है, और अगर ये है तो ये किस किस यानी कि क्या अवामिल हैं और किन बुनियादों पर जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये तमाम तर जो है प्रॉपर्टीज बनाई हैं। तो इस हवाले से एक जामिया तहकीकात करके 100 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश की जाए। तो इस हवाले से फिर एफबीआर ने एक मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट 100 दिन के अंदर तश्कील देकर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट थी, बड़ी फाइंडिंग्स इसमें की गई, बहुत से फैक्ट्स इसमें जो है वो जो है सामने आए, बहुत चशम कुशा इंकशाफात किए गए। इसके बाद फिर ये जो है रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है जमा कराई गई, इसके बाकायदा स्क्रूटनी हुई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके बाद उन्होंने मुकम्मल इसकी जो है वो हर पहलू से इसका जायजा लिया गया, तमाम तर जो है पहलू का जायजा लिया गया। उसके बाद 23 अक्टूबर 2020 को फिर इसके मुतालिक जो है फैसला दे दिया गया कि इन तमाम तर फाइंडिंग्स और फैक्ट्स में जो है वो कोई हकीकत नहीं है और ये हकीकत के बरक्स हैं। तो इस तरह से एक बार फिर जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा और सेरीना ईसा को बेगुनाह करार दिया गया। उसके बाद फिर जो है हुकूमत अपने हरकत में ही, मैदान अमल में ही, और इस केस को दोबारा इनिशिएट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाया गया। तो इसके बाद फिर ये जो है तवील समातों के बाद, एक तवील दौरानिया के बाद सुनवाई होती रही, समात पर समात होती रही, और फिर आखिरकार बाज़ाब्ता तौर पर 26 अप्रैल 2021 को जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जो हक में के मुतालिक जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मुतालिक एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, तो उसके जो खिलाफ रिव्यू पेटिशंस दायर किए गए थे, तकरीबन 9 के करीब जो पेटिशंस दायर किए गए थे, उसमें 8 पेटिशंस को जो है वो काबिल कबूल करार देते हुए उस पर फिर समात की गई, उसकी सुनवाई हुई, और इस तरह से जो है 26 अप्रैल 2021 को रवां हफ्ते के यानी कि जो सोमवार है, इस सोमवार को बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये तमाम जो एफआईए की फैक्ट एंड फाइंडिंग्स थी, जितनी एसेट्स रिकवरी की तरफ से जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी, जो एक ऑर्डर पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको कलअदम करार दिया गया। जितने एसेट्स रिकवर किए गए थे, एसेट्स के खिलाफ जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स की गई थी, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कलअदम करार दिया गया। और इसके साथ ही अदालत ने इस बात को जो है वो मेंशन कर दिया, बिल्कुल इसका जो है फैसले में इस बात को बिल्कुल जो है जबरदस्त जो है एक्सप्रेस कर दिया गया कि सेरीना ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से अब मजीद इस हवाले से कोई पूछगछ नहीं होगी, इनसे कोई जो है वो इनको तलब करके इनसे पूछगछ नहीं होगी कि आपने ये जो गैर कानूनी एक जायदादें बनाई हैं, इनको किन अवामिल और किन बुनियादों की जो है वो किन बुनियादों पर आपने ये जो है गैर कानूनी जायदादें और प्रॉपर्टीज बनाई हैं। और इस हवाले से जो आपका एक इसी पूरे केस के दौरान एक इन सुनवाई और समातों के दौरान एक और जो है एक जॉइंट अकाउंट सेरीना ईसा की तरफ से जो है वो भी मंजर-ए-आम पर आया, और वो जॉइंट अकाउंट जो है सेरीना ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो है वो एक जो है मुश्तरका मलकियत थी। और इसके
जो है ज़राए के मुताबिक इस अकाउंट से तकरीबन 7.5 मिलियन जो पाउंड्स हैं, यूरोज हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान जो है मुंतकिल किए गए गैर कानूनी तरीके से। और ये बाकायदा एक एडमिटेड फैक्ट्स हैं, ये जितने फैक्ट्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये तमाम तर एडमिटेड फैक्ट्स हैं। और इस बात का खुद जो है इकरार वो जस्टिस काजी फैज ईसा ने और उनकी अहलिया सेरीना ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने किया है। तो इसके साथ फिर जो है वो पूरे ये तमाम तर जो है सुनवाई होती रही, समाअत होती रही, और इसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर अब 26 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आ गया है कि जस्टिस काजी फैज ईसा और सेरीना ईसा इस हवाले से बेगुनाह हैं और ये तमाम तर जो एक इल्ज़ामात हैं ये हकीकत के बरक्स हैं और इनसे अब मजीद इस हवाले से कोई पूछगछ नहीं होगी, इनसे मनी ट्रेल के सबूत नहीं मांगे जाएंगे, मनी ट्रेल के हवाले से जो है शवाहिद नहीं मांगे जाएंगे और इनसे पूछगछ नहीं होगी। गोया कि पाकिस्तान में एक जज जो है वो जीत गया है और पूरी निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदलिया हार गई है। एक जज का बोलबाला है और जज से कोई जो है वो पूछगछ नहीं होती, ना ही जज का यहाँ पाकिस्तान में एहतसाब हो सकता है। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की एक पूरे जो है तारीख जो है उठाकर देखें तो पिछले 70 के करीब जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद साल हैं, इसमें किसी तारीख में जो है किसी जज के एहतसाब होने की जो है कोई सबूत नहीं मिलता। तो ये जज हमेशा से जो है एक सुपरस्टिशियस और एक सुपर स्टेज लेवल पर रहे हैं और इसी तरीके से जो निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदलिया के साथ जो एक आम जो आदमी की जो वो उम्मीद थी, थोड़ी बहुत जो उम्मीद अब भी रह गई थी, उसको भी बाकायदा तौर पर इस फैसले ने ख़त्म कर दी और शदीद जो है वो ठेस पहुंची है हर एक पाकिस्तानी और हर एक जो है बाहर मुल्कों में बसने वाले हर एक पाकिस्तानी के दिल की इस उम्मीदों को जो है एक शदीद ठेस पहुंची है। तो इस फैसले के आने के बाद बहुत से सवालात जो हैं उठे हैं, बहुत से अवाम जो है अवाम के माबैन जो है वो कुछ जो है गुस्सा देखने में आ रहा है, वो पुरतश हैं इस फैसले के खिलाफ और इस तरीके से जो है बहुत सी जो है उम्मीदें जो हैं वो भी हार गई हैं और इस फैसले ने जो है एक यकीनी तौर पर बहुत जो है दुख का समा जो है वो बना दिया है। तो इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जो है बहुत सी इस तरह फाइंडिंग्स हुई और ये जब प्रेसिडेंशियल जो है रेफरेंस दायर किया गया उसके बाद ये तमाम तर समाअत होती रही। तो फिर इसके बाद जब अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि मनी ट्रेल के सबूत इनसे नहीं मांगे जाएंगे, मनी ट्रेल के शवाहिद इनसे नहीं मांगे जाएंगे और मजीद कोई पूछगछ इनसे नहीं होगी, इस तरीके से आगे इनको फर्दर जो है वो तलब नहीं किया जाएगा, समन नहीं किया जाएगा और ये तमाम तर इल्जामात जो है हकीकत के बरक्स हैं। तो इससे भी ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाते, वाज़ेह हो जाती है ये बात कि किस तरीके से जो है एक जज जो है पाकिस्तान में हमेशा से एक सुपर स्टेज लेवल पर रहा है और किस तरीके से एक एहतसाब का अमल हमेशा उसका दोहरा मयार रहा है पाकिस्तानियों के लिए और किस तरीके से जो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की वो अदालतें हैं कि जो पाकिस्तान के आम शहरियों की जो है वो जो मुतलिक जो है फैसला देते हैं, आम शहरियों की जो है किस्मत का जो है फैसला देते हैं। यहाँ मौत और जिंदगी के फैसले हुआ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ जब एक फैसला यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है या जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है हक में आए या मुखालफत में आए उसको फिर दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो किस तरीके से एक आम आदमी और एक आम कौम को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनकी जो एक किस्मत है वो इन जैसे जो जजेस हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि तमाम तर जो जजेस हैं वो एक साथ हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, मगर इन जैसे जजेस की वजह से किस तरीके से जो निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदलिया पर जो अवाम का एक जो वो उम्मीद हुआ करती थी वो माजी में वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो यहाँ से भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता लगती है। अब इसके साथ फिर जो है हुकूमत की तरफ से इस फैसले को बहुत ही अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। इसके साथ जो है पूरी कौम की तरफ से इस फैसले को बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है और हुकूमत ज़राए के मुताबिक जो हुकूमत की तरफ से अब इस हवाले से जो तफसीली जो फैसला जो आएगा उसका इंतज़ार किया जा रहा है, शिद्दत से इंतज़ार इस वक्त किया जा रहा है कि जिस तरह ये जो है वो तफसीली फैसला इस केस के हवाले से आए, सुप्रीम कोर्ट रिलीज़ करे तो उसको जो है उसका हम तमाम तर जो है हमारी कानूनी टीम जायज़ा ले और उसके तमाम जो पहलू हैं उनके तमाम जो वो फैक्ट्स हैं अवामिल को देखा जाए और फिर उनको मद्देनजर रखते हुए जो एफबीआर की रिपोर्ट है, जो एफबीआर की फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स है और जिस तो बाकी जो रिकवरी यूनिट्स हैं उनकी फैक्ट एंड फाइंडिंग को किस तरह एक और तरीके से यानी कि एक मुख्तलिफ तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से इस पूरे केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। जस्टिस काजी फैज ईसा को जो इस केस में है उनके साथ जो है बाकायदा इंसाफ किया जाए और जिस इंसाफ के नारे के साथ जो है मंशूर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बरसर इक़्तिदार में जो है बरसर इक़्तिदार आई थी तो उसको किस तरह जो है आगे जो है तकवीद दी जा सके, उनको किस तरह आगे बढ़ाया जा सके। तो इस हवाले से वफाक जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब उनके ज़ेर सदारत बाकायदा तौर पर जो है एक मुशावरत जारी हो चुकी है और अब सिर्फ तफसीली फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है।
اب اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کچھ اہم ترین فیکٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے پہلا فیکٹ تو یہ کہ پاکستان جو پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ان میں جو ججز ہوتے ہیں کہ جو ججز کے خلاف جو ہیں وہ تمام ان پہلوؤں کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں، ججز کا جو بھی کیس آتا ہے اس کے متعلق جو جوڈیشل کونسل بنتی ہے وہ اس میں جو ججز ہوتے ہیں وہ خود اسی سپریم کورٹ کے ہی ججز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایک جج جس کے متعلق کیس سنا جا رہا ہوتا ہے اسی جج کے کولیگز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جج کا فیصلہ کرنے والی بھی ججز ہوتے ہیں اور جج کو انصاف دینے والے یا جج کے ساتھ جو ہے انصاف کا جو ہے رویہ برتنے والی بھی وہی سیم ججز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فیکٹ یہ کہ جب ایک سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ایک کیس کا فیصلہ دے دیا جائے اس کو دوبارہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس پر دوبارہ رائے نہیں دی جا سکتی۔ تیسری ایک سب سے اہم ترین یہاں انکشاف آپ کے سامنے یہ رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسی ہی وہی جج ہیں کہ جو آج سے ٹھیک ایک سال یعنی کہ 1.5 سال کے وقفے کے دورانیے کے بعد پاکستان کے نئے چیف جسٹس بننے لگے ہیں، یعنی کہ سپتمبر 2022 میں پاکستان کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی بننے والے ہیں، یہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین فیکٹ یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسی جو ہیں وہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے بہت قریبی ہیں، اور اس فیصلے کے آنے کے بعد جو پی ایم ایل این ہے پی 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 کی طرف سے بھی ایک بہت بھرپور طریقے سے جو ہے حمایت وہ جسٹس قاضی فائز عیسی اور سیرینا عیسی کی حمایت میں دیکھنے میں آئی، انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس بات کی حمایت کی۔ اور اس کے ساتھ جو پی ایم ایل این جو نواز شریف ہیں ان کی جانب سے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسی کے ساتھ ان کا ایک بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے، بڑے ایک دوست رہے ہیں اور ان کے بڑے ہی ایک قریبی تعلقات آپس میں رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ایک جسٹس قاضی فائز عیسی ہے وہ کس طریقے سے یعنی کہ ایک جج ہیں، اور وہ جج جو ایک آج سے 1.5 سال بعد جو سپریم چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چارج سنبھالنے والے ہیں، پاکستان کے سب سے اعلیٰ ترین جج بننے والے ہیں، تو جب وہ ایک چارج ایزیوم کریں گے، چارج سنبھالیں گے اور پاکستان میں جب اس طرح کے ججز آئیں گے وہ اپنے چارج سنبھالیں گے تو یہاں سے ہی پاکستان میں نظام انصاف اور نظام عدلیہ کے ایک معیار کا تقاضا اور جو ہے وہ اندازہ بہت جو ہے بہتر طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی ایک رپورٹ ہے، ایک جو ہے جریدہ ہے جو کہ پاکستان میں نظام انصاف اور نظام انصاف کا جو بول بالا ہوتا ہے اس کے معیار کو جانچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا کا جو نظام انصاف ہے اس کو جانچتا ہے اور اس کے حوالے سے پھر معافی چاہتا ہوں اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ اپنی جو ایک فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ سامنے رکھتا ہے۔ تو اس کی ہر سالانہ ایک رپورٹ آتی ہے جسے ورلڈ جسٹس آف جو ہے پیس کہا جاتا ہے، WJP کے نام سے یہ جریدہ ہے۔ اس سال جو رپورٹ یعنی کہ انہوں نے لانچ کی ہے، پبلش کی ہے، اس کے مطابق پاکستان کے جو رینک ہے، پاکستان کا جو نمبر ہے وہ دنیا میں 120ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ ٹوٹل 128 ممالک اس پورے جو رپورٹ میں وہ شامل ہیں، اور ان 128 ممالک میں سے نظام انصاف مہیا کرنے میں سے پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 120 ہے، اور اس پورے خطے یعنی کہ مڈل ایسٹ میں پاکستان سے یعنی کہ پیچھے 120 کے بعد 128 کے جو ہے درمیان صرف ایک ہی ملک اس پورے خطے میں ہے، وہ ہے افغانستان، جو کہ نظام انصاف مہیا کرنے میں پاکستان سے پیچھے۔ باقی تقریباً جتنے جو ہمارے ساتھ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، نیپال، بھوٹان جیسے بھی جو ممالک ہیں، ان میں جو نظام انصاف کا جو معیار ہے، نظام عدلیہ کا جو معیار ہے وہ پاکستان سے بہت کئی گنا بہتر ہے پاکستان سے۔ تو یہاں سے جو پاکستان میں ایک نظام عدلیہ اور نظام جو انصاف کی جو موت ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ تو بہت ہی جو ہے وہ دل دہلا دینے والے افسوسناک اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو چشم کشا انکشافات ہیں، اس طرح سے کچھ اہم ترین جو ہے حقائق ہیں جو اس فیصلے کے بعد آئے ہیں، اور یقینی طور پر یقین جانیے اس فیصلے سے ایک عام بندے کی اور ایک عام آدمی کی جس کی پہلے سے ہی کوئی نظام انصاف نظام عدلیہ سے کوئی امید نہ تھی، اس کو پھر بہت جو ہے بری طریقے سے اس کی امیدوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اور اس بات سے یہ واضح طور پر یہ سامنے آتا ہے کہ نظام انصاف اور نظام عدلیہ میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک واسٹ میجورٹی واسٹ لیول پر جو ہے ایک بڑے سیور لیول پر یہاں ریفارمز چاہیے۔ اس پورے نظام انصاف نظام عدلیہ کو دوبارہ سے اٹھانا پڑے گا، اس کو جو ہے وہ اس کو بنانا پڑے گا، اس کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، پھر ہی پاکستان میں جو نظام انصاف نظام جو عدلیہ ہے اس کا معیار جو ہے اس کا بول بالا ہو سکے گا، اور پھر ہی کوئی عام عوام اور عام آدمی کو جو حقیقی طور پر ایک انصاف کا جو وہ ترسیل ہوتی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ تو اس حوالے سے اب جو باضابطہ ہے وہ حکومت پاکستان نے جو ہے تفصیلی فیصلہ آنے کا ان کو انتظار ہے، اس حوالے سے مشاورت باضابطہ طور پر جاری ہو چکی ہے قانونی ٹیم کے مابین۔
بین. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس حوالے سے کیا جو ہے فیصلہ کرتی ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے. تو اس حوالے سے یہ کچھ اہم ترین حقائق تھے, اہم ترین فیکٹس تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے گئے, جس سے یہ واضح طور پر پتہ لگا کہ پاکستان میں ایک جج سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, ایک جج جو ہے وہ قابل احتساب نہیں ہے, جج سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا, ان سے جو ہے پروب نہیں لگایا جا سکتا, اور کسی بھی جج کو جو ہے وہ طلب کر کے یعنی کہ اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ منی ٹریل کا ثبوت دیں یا منی ٹریل کے شواہد دینے کے تو بہت دور کی بات, اس سے اتنے سوال نہیں پوچھا جا سکتا, اس کو ایک نوٹس نہیں دیا جا سکتا. ایک نوٹس بھی ایک جج کی توہین ہے. اس فیصلے نے یہ تمام تر باتیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمام تر باتیں اس فیصلے نے واضح کر دی ہیں کہ ایک جج پاکستان میں جو ہے وہ قانون سے بالا ہے, قانون سے بلا تفریق ہے اور قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا. تو جب ایک عام آدمی اور ایک بڑے یعنی کہ ایک آدمی پر, اور جب ایک عام غریب پر اور ایک جو ہے بڑے آدمی پر قانون کا اطلاق ایک جیسا نہیں ہوگا تو پھر کس طرح پاکستان ایک اسلامی ریاست اور ایک جو ہے ریاست مدینہ بنے گی. تو اس پر یقینی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اب جو اہم ترین کچھ فیصلے ہونے ہیں اور پھر کس طریقے سے یہ نظام انصاف اور نظام عدلیہ اسی طرح برقرار رہے گا, یا اس میں کبھی ریفارمز ہوں گی جو کہ مشکل دکھائی دیتی ہیں. اور اب اس کے خلاف جو ایک ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے, جو ایف بی آر کی یہ جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگز ہے, جو اتنی تمام تر کاوشیں, اتنی بھرپور محنتوں کے بعد اس کو بنایا گیا, اس کو تشکیل دیا گیا, اس کو کس طرح ایک جو ہے ایک بالکل عام ایک لمحے میں اس کو ردی کی ٹوکری میں جو ہے پھینک دیا جاتا ہے, اس کو ردی کا ایک کاغذ بنا دیا جاتا ہے. اس طرح یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں بہت چشم کشاں انکشافات کیے گئے ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے یقینی طور پر متوقع یہی ہے کہ حکومت اب جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ ایک اس کا رخ کرے گی, جوڈیشل کمیشن کی طرف بڑھے گی, اور پھر ایک دوبارہ اس پر جو ہے ایک ریویو پیٹیشن دائر کیا جائے گا, اور ایک جو ہے بڑے اہم زبردست طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پاکستان جو ہے ایک جو ہے بڑی زبردست جنگ جو ہے لڑنے جائے گی نظام انصاف اور نظام عدلیہ کے ساتھ. تو حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا جو ہے خیال ہے, آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں اس حوالے سے, وہ بھی ہمیں جو ہے ضرور بتائیے نیچے کمنٹ سیکشنز میں. آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے قابل مقدم ہے. ہم بھی تک دیجیے مجھے اجازت, اپنا اور اپنی یوٹیوب چینل کا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. اللہ نگہبان.